सो गाइज, ये वही मेन डॉट डार्ट है जिसके अंदर हमने पिछले प्रोजेक्ट के अंदर गेटेक्स आर्किटेक्चर को अच्छे से सीखा था। और ये है हमारी एप्लीकेशन जिसके थ्रू हमने बाइंडिंग, कंट्रोलर और व्यू को अच्छे से देखा था कि ये एक दूसरे के साथ में वर्क कैसे करते हैं। और साथ ही हमने राउटिंग को भी देखा था कि राउटिंग नेविगेशन वर्क कैसे करता है। और हम इसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करके एक इंडस्ट्री लेवल आर्किटेक्चर पर एपीआई कॉल करेंगे। और हमारी ऐप में एपीआई कॉल करके यूजर्स की लिस्ट को शो भी करेंगे, साथ ही उनको डिलीट भी करेंगे। और एक बॉटम शीट बनाएंगे जिसके अंदर से यूजर्स की डिटेल शो होती है, जस्ट लाइक जो एक नीचे से शीट आती है मोबाइल के नीचे से, वो वाली शीट हम बनाएंगे इसके अंदर। और ये एक बहुत ही जेन्युइन और एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का एपीआई कॉलिंग प्रोजेक्ट बनने वाला है, तो इसको आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर को छोटी से लेकर बड़ी एप्लीकेशन के अंदर भी फॉलो किया जाता है। तो उसके लिए हमें हमारी एप्लीकेशन की अलग अलग लेयर्स को डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहले हम एक फोल्डर बनाएंगे कोर नाम से, और इस कोर के अंदर हम एक और फोल्डर बनाएंगे कॉन्स्टेंट्स नाम का। अब इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे API_constants.dart। ये हमारे लिए एक कंटेनर का काम करेगी जिसके अंदर हम ऐसी वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे जो हमारी एपीआई को कॉल करने के लिए बार बार हमारे काम में आने वाली होगी। इसीलिए हमने इसको कोर लेवल के अंदर रखा है। मैं पहले पूरा कोड कर देता हूँ, देन आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो देखिए, हमने यहाँ पर अलग अलग वेरिएबल्स और उनकी वैल्यूज़ को डिफाइन किया है। सबसे पहले हमारा है बेस क्यूआरएल। बेस क्यूआरएल हमारा वो लिंक होता है जिसके थ्रू हम हमारी एपीआई को कॉल करेंगे। अब सपोज आपकी एपीआई के अलग अलग वर्जन है, तो आप उस वर्जन को यहाँ पर इस एपीआई वर्जन के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और फुल बेस यूआरएल के अंदर मैंने इन दोनों को कॉन्केटिनेट करके इन दोनों की वैल्यू स्टोर कर दी है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास में एपीआई के अलग अलग वर्जन ना हो, तो आपको ये वेरिएबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे हमने क्रिएट करे हमारे कुछ एंड पॉइंट्स। अब एंड पॉइंट्स होते हैं हमारे अलग अलग राउट्स, अलग अलग पाथ, जिसके थ्रू हमारी एपीआई अलग अलग जगह से डेटा लेकर आती है। यहाँ पर आप आपकी अलग अलग एपीआईज के एंड पॉइंट को डिफाइन करते हो। और नीचे हमने डिफाइन करे हैं कुछ हेडर्स। ये हेडर्स हमारी एपीआई को इंटीग्रेट करने के लिए या फिर उसको कॉल करने के लिए हमारे काम में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंटेंट टाइप, ये हमारे सर्वर को बताता है कि हमारा जो कंटेंट है वो किस टाइप का है। हमारा कंटेंट है जेसन टाइप का। और ऑथराइजेशन, ये हमारे टोकन को हैंडल करने में काम में आता है। जब भी हम हमारे यूज़र को लॉगिन करवाते हैं हमारी एप्लीकेशन में, तो उसके सेशन को हमें उसको मैनेज करना होता है। तो सेशन को मैनेज करने के लिए हमारे पास में जो टोकन होता है, उस टोकन को ही हम ऑथराइजेशन टोकन के थ्रू मैनेज करते हैं। और एक्सेप्ट लैंग्वेज हमारे सर्वर को बताता है कि जो हमारा क्लाइंट है या हमारी मोबाइल एप्लीकेशन या फिर हमारा सॉफ्टवेयर है, ये कौन सी लैंग्वेज को एक्सपेक्ट करता है। और हमारे पास में है टाइम आउट वेरिएबल। तो जब भी हम हमारी एपीआई के साथ में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जस्ट लाइक गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया, तो ये सब करते वक्त हम हमारी एपीआई को एक टाइम देते हैं कि भाई तेरे पास में 15 सेकंड है। अब 15 सेकंड के अंदर करना हो तो कर, वरना बोल दे कि भाई नॉट एबल टू हैपन, या फिर उप समथिंग वेंट रॉन्ग, या फिर चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, जो भी जेन्युइन रीजन हो वो। तो ये अलग अलग सिनेरियोस का हमारे पास में टाइम आउट है। जस्ट लाइक हम कुछ रिसीव कर रहे हैं तो हमारे पास में एक टाइम आउट हमने दे दिया उसका कि भाई हमें 15 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स चाहिए, वरना तो भाई रहने देना। हमने एक सेंड के लिए भी एक टाइम आउट दे दिया और साथ ही कनेक्शन के लिए भी टाइम आउट दे दिया। अगर सपोज हमने हमारी एपीआई को ये वाला टाइम आउट नहीं दिया, तो हमारी एपीआई बस चलती ही रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। उसके पास में एंड करने के लिए कोई टाइम ही नहीं होगा। इसलिए हमें ये वाले टाइम डिफाइन करके उसको देने होते हैं। तो चलिए, अब हम एक मॉडल क्लास बनाते हैं और इसको हम रखेंगे डेटा फोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले हम एक डेटा फोल्डर बनाते हैं और अब इसके अंदर एक मॉडल्स फोल्डर, ताकि हमारे सारे मॉडल्स एक ही जगह पर स्टोर हो जाए। अब यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे response_model.dart। मॉडल क्लास एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है जो हमारी एप्लीकेशन को बताता है कि भाई जो सर्वर से डेटा आएगा वो किस तरीके का दिखता है। तो वैसे तो हर एपीआई के अंदर अलग अलग तरीके का डेटा आता है। जस्ट लाइक हमने एक यूजर की लिस्ट कॉल करी तो उसके अंदर अलग डेटा, कस्टमर की लिस्ट कॉल करी या फिर प्रोडक्ट की लिस्ट कॉल करी, अलग अलग लिस्ट कॉल करी तो अलग अलग डेटा। मगर इनके अंदर कुछ तो सेम होगा। तो उस कुछ सेम के लिए हम एक क्लास बना रहे हैं एपीआई रिस्पॉन्स क्लास, ताकि जो हमारा कॉमन रिस्पॉन्स है सारी एपीआई के अंदर वो सारा एक जगह पर स्टोर हो, ठीक है। और उससे रिलेटेड हमारा अलग डेटा एक अलग जगह पर हो। तो जब हम हमारी यूजर की एपीआई को कॉल करेंगे तो सबसे पहले हमारा डेटा आएगा इसी वाली क्लास में, विच इज एपीआई रिस्पॉन्स। और उस कॉमन को अलग करके हमारा जो यूनिक रिस्पॉन्स होगा वो हमारी एक अलग मॉडल क्लास के अंदर आएगा। आई होप अब आप समझे होंगे एपीआई रिस्पॉन्स का काम। अगर अभी भी नहीं समझे, अगर अभी भी कंफ्यूज हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।
मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ, आपको सही से दिखेगा। जस्ट अ मिनट एंड देन गो। तो देखिए हमने यहाँ पर एक मॉडल क्लास बना ली है जिसके अंदर हमने कुछ वेरिएबल्स तो डिफाइन करे हैं, साथ ही इनको फिल करने के लिए हमने कुछ कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन करे हैं। देखिए, तो जब भी हम किसी एपीआई को कॉल करते हैं तो उसके दो तरीके के रिस्पॉन्स आते हैं, एक सक्सेस और एक एरर। और इन दोनों तरीके के रिस्पॉन्स को फिल करने के लिए हमने यहाँ पर बनाए हैं फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर। फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर डार्ट के अंदर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जिसके थ्रू हम हमारे एक मनचाहे लॉजिक को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अगर हम हमारे एपीआई रिस्पॉन्स के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो हमारी सारी वैल्यूज नॉर्मली फिल हो जाएगी, मगर अगर हम फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके इसकी सारी डिटेल्स को फिल करेंगे तो हम सेपरेटली एक सक्सेस वाला और एक एरर वाला, इन दोनों को सेपरेटली स्टोर करवा सकते हैं। और इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये जो हमारी मॉडल क्लास है इसी के अंदर हमने फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर बना दिए हैं दो, जिसके थ्रू हम हमारी सक्सेस और एरर के दोनों को रिस्पॉन्स को सेपरेटली स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ नोट करिए, हमने यहाँ पर डेटा का टाइप दिया है टी। अब टी कौन सा टाइप होता है? टी होता है हमारे लिए एक जेनेरिक टाइप, एक ऐसा टाइप जो हर टाइप के डेटा को एक्सेप्ट करता है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हमारे एपीआई का कॉमन रिस्पॉन्स हमारे एपीआई रिस्पॉन्स मॉडल के अंदर रहेगा और उसका डिफरेंट डेटा हमारी दूसरी मॉडल क्लास के अंदर रहेगा। तो ये जो हमारी मॉडल क्लास है वही टाइप है हमारे डेटा का। इट्स मीन हमारे अगर दूसरे मॉडल का टाइप है यूजर तो हमारे डेटा का टाइप हो जाएगा यूजर, अगर हमारे दूसरे मॉडल का टाइप है प्रोडक्ट तो हमारे डेटा का टाइप हो जाएगा प्रोडक्ट। तो इस तरीके से ये हमारे एपीआई के रिस्पॉन्स को हैंडल करता है। तो जैसा कि हम एपीआई को कॉल कर रहे हैं और साथ ही हम छोटे मोटे डेटा को भी हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। इन फ्यूचर अगर हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन का सिस्टम हमने डाल दिया तो हमारे यूजर की डिटेल्स भी स्टोर होगी। हमारी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग हमें छोटी मोटी सेटिंग्स को भी स्टोर करवाना होगा, जैसे कि यूज़र ने अगर नाइट मोड डाल दिया तो उसका नाइट मोड हमें सेव करवाना होगा ताकि वो जब भी नेक्स्ट टाइम आए तो उसको नाइट मोड के अंदर ही उसकी एप्लीकेशन मिले। तो इस तरीके की छोटी मोटी चीज़ों को स्टोर करने के लिए हमारे पास में होता है शेयर्ड प्रेफरेंस, और इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है हमारा गेट स्टोरेज, जो एक बहुत ही सिंपल और एक अच्छा अल्टरनेटिव है। और इस वीडियो में मैं यूज़ करूँगा गेट स्टोरेज को। तो उसके लिए हमें एक डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। ओपन योर टर्मिनल एंड टाइप फ्लटर पब एट गेट अंडरस्कोर स्टोरेज and then hit enter। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ हमारी डिपेंडेंसी आई या नहीं। तो हम एक फोल्डर बना लेते हैं सर्विसेज नाम का, और इसके अंदर हम एक फाइल बनाते हैं स्टोरेज अंडरस्कोर सर्विस डॉट डार्ट। ये हमारे लोकल स्टोरेज को इनिशियलाइज करने और इसको मैनेज करने के लिए एक फाइल होगी। मैं पहले इसका पूरा कोड कर देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। देखिए, हम इस लाइन में गेट डॉट फाइंड से एक ऑलरेडी इंजेक्ट किया हुआ ऑब्जेक्ट को वापस से एक्सेस कर रहे हैं। इट मीन्स जब भी हम हमारी एप्लीकेशन को रन करेंगे तब हम स्टोरेज सर्विसेज के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देंगे, जिससे हमारा लोकल स्टोरेज एप्लीकेशन के रन होते ही इनिशियलाइज हो जाएगा। और उस इनिशियलाइज किए हुए ऑब्जेक्ट को ही हम यहाँ पर वापस गेट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर एक प्राइवेट वेरिएबल भी बनाया है अंडरस्कोर बॉक्स नाम से, जो हमारा लोकल स्टोरेज का एक ऑब्जेक्ट होगा। और इनिट ब्लॉक के अंदर हम गेट स्टोरेज डॉट इनिट कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है कि हम हमारे लोकल स्टोरेज को इनिशियलाइज कर रहे हैं। और इनिशियलाइज करने के बाद में हम उस लोकल स्टोरेज से हमारे बॉक्स वेरिएबल को भी इनिशियलाइज कर रहे हैं ताकि इसमें लोकल स्टोरेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए। और इसके नीचे हम इसी बॉक्स ऑब्जेक्ट को यूज़ करके इसके गेटर और सेटर क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे टोकन को स्टोर करने का, डिलीट करने का या फिर अपडेट करने का एक फंक्शन बना दिया है। सेम हमारा लैंग्वेज के साथ में, हमारी थीम के साथ में है। और लास्ट में हमने एक जेनेरिक स्टोरेज मेथड भी बनाया है जिसको यूज़ करके कोई भी डेटा को हम हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक एक एपीआई के कॉन्स्टेंट्स के लिए एक क्लास बना ली है। हमने हमारे एपीआई के रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए एक मॉडल क्लास बना ली है। हमारी छोटी मोटी डिटेल्स को स्टोर करने के लिए हमने एक लोकल स्टोरेज को भी इनिशियलाइज करने के लिए एक क्लास बना ली है। अब हम एक और फाइल बनाते हैं जिसके अंदर हम हमारी एप्लीकेशन के कुछ हेल्पर फंक्शंस को लिखेंगे, जस्ट लाइक हमारी स्नैक बार होगी, हमारा लोडर हो गया, जिसकी थ्रू हमारी एप्लीकेशन सुंदर बनेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम डायरेक्ट यहाँ पर एक फाइल बना देते हैं helpers.dart।
मैं इस क्लास का नाम रखता हूँ ऐप हेल्पर। देखिए मैंने यहाँ पर दो फंक्शन बनाए। पहला है मेरा स्नेक बार, सेकंड है मेरा लोडर। स्नेक बार तब दिखाऊंगा जब मुझे स्क्रीन पर कुछ एक मैसेज शो करना होगा, और लोडिंग डायलॉग तब दिखाऊंगा जब मैं एपीआई को कॉल करूंगा। देखिए मैंने यहाँ पर गेटेक्स का स्नेक बार यूज़ किया है, और साथ ही मैंने यहाँ पर गेटेक्स का डायलॉग बॉक्स भी यूज़ किया है, जो कि बहुत सिंपल है। और मैंने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट के अंदर अलग अलग वैल्यूज़ लिए, जिसके थ्रू मैं अपना सक्सेस या फिर एरर का अलग अलग मैसेज भी दिखा सकता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप इसको अलग अलग कलर दीजिए, इसको अलग डिज़ाइन का बनाइए। और यहाँ पर आप गेट डॉट स्नेक बार को ना यूज़ करके आप इसको अपना कस्टम भी बनाकर ट्राई कीजिए। ये आपके लिए बहुत एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो अब इतनी कोड लेवल की फाइल्स बनाने के बाद में हमारी बारी आती है कि अब हम हमारी एपीआई को कॉल करने के लिए फर्स्ट लेयर को डेवलप करें, जिसे हम कहते हैं एपीआई प्रोवाइडर। तो सबसे पहले हमें कुछ डिपेंडेंसीज को भी इंस्टॉल करना होगा। हम जाएंगे टर्मिनल पर एंड देन कमांड चलाएंगे फ्लिटर पब एट dio इंस्टॉल होने के बाद में हम एक और कमांड चलाएंगे फ्लिटर पब एट प्रीटी dio लॉगर। यहाँ पर स्पेलिंग गलत है। अब हमें एक और कमांड चलानी है फ्लिटर पब एट कनेक्टिविटी प्लस। तो चलिए हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं प्रोवाइडर्स के नाम से, डेटा फोल्डर के अंदर। अब एक फाइल बनाएंगे एपीआई अंडरस्कोर प्रोवाइडर डॉट डाट। हम इस क्लास का नाम देंगे एपीआई प्रोवाइडर। हमारी ये क्लास एक सेंट्रल क्लास है जिसका काम है एपीआई रिक्वेस्ट भेजना, चाहे वो गेट हो, पोस्ट हो, पुट या फिर डिलीट हो, हेडर, टोकन और लैंग्वेजेस को हैंडल करना, इंटरनेट चेक करना या फिर रिस्पॉन्स और एरर्स को हैंडल करना। ये सारे काम हमारी ये फाइल करने वाली है। ऐसा सोचो कि ये तुम्हारा पोस्ट ऑफिस है, सारे एपीआई कॉल यहीं से ही डिस्पैच होंगे। तो पहले मैं इसका पूरा कोड कर देता हूँ, देन आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमें स्पेशली याद रहे, हमें गेट फंक्शन के लिए गेट को कॉल करना है, पोस्ट के लिए पोस्ट को, पुट के लिए पुट फंक्शन को, और डिलीट के लिए डिलीट। एंड रिमेंबर हमें इनिशियलाइज इंटरसेप्टर को हमारे कंट्रोलर के अंदर भी कॉल करना है, वरना ये लॉजिक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। एपीआई प्रोवाइडर एक सिंगलटन क्लास होगी जिसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा अक्रॉस द एप्लीकेशन, और ये हमने एक प्राइवेट स्टैटिक वेरिएबल बनाया है जो एपीआई प्रोवाइडर का सिंगल इंस्टेंस होल्ड करता है।
अंडरस्कोर स्टोरेज सर्विसेज। देखिए यहाँ पर हमने स्टोरेज सर्विसेज को इंजेक्ट किया है यूजिंग गेटएक्स, और ये वही इंस्टेंस होगा जो हम हमारी एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम रन करने के बाद में क्रिएट कर रहे हैं। पूरी एप्लीकेशन के अंदर हमारा सिर्फ एक ही इंस्टेंस घूमता रहेगा जब तक हम उसे गेट डॉट फाइंड के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। और देखिए हमने यहाँ पर वापस फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया है ताकि हमारा इंस्टेंस बार बार बनकर मेमोरी को वेस्ट ना करे। इसीलिए हमने इस क्लास को सिंगलटन क्लास बनाया है। और डीओ एक HTTP क्लाइंट है जिसके थ्रू आप अपनी API को कॉल करते हो। देखिए हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है इनिशियलाइज इंटरसेप्टर, और ये फंक्शन हमारे लिए API के रूल्स और फिल्टर्स लगाता है। देखिए हम इसको बेस ऑप्शंस भी दे रहे हैं जस्ट लाइक URL, टाइम आउट, हेडर्स, और ये सारे कॉन्स्टेंट्स हमारी API कॉन्स्टेंट्स फाइल से आए जिसको हमने अभी बनाया था, याद हो तो आपको API कॉन्स्टेंट्स, जिसके अंदर हमने सारे API के बेस URL और उसके टाइम आउट्स भी दिए थे। अब देखिए सारे बेस ऑप्शंस देने के बाद में हम यहाँ पर रिक्वेस्ट के अंदर एक इंटरसेप्टर को भी अटैच कर रहे हैं, और ये इंटरसेप्टर चेक करता है कि अगर आपके पास में टोकन है तो रिक्वेस्ट के अंदर टोकन को अटैच कर दो, अगर टोकन नहीं है तो नो वरी, वो टोकन को अटैच नहीं करेगा। सेम लैंग्वेज का हेडर ऐड करने के लिए। और यहाँ API को कॉल करने से पहले आप इंटरनेट को चेक कर रहे हो कि भाई इंटरनेट तो सही चल रहा है ना। और सेम इंटरसेप्टर हमारे रिस्पॉन्स और एरर वाले पार्ट को दोनों को रैप कर रहा है। और देखिए एरर ब्लॉक के अंदर अगर स्टेटस कोड 401 आया, इट्स मीन अनऑथोराइज्ड, तो यहाँ पर इस फंक्शन के थ्रू टोकन को डिलीट कर दिया जाएगा और साथ ही यूजर को लॉगिन स्क्रीन पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। और अब इतना कुछ चेक करने के बाद में हमारी बारी आती है हमारे API के मेथड्स को क्रिएट करने की। देखिए ये सारे मेथड हमारे जेनरिक मेथड है। ये मेथड्स कॉमन API के कॉल्स को हैंडल करते हैं। ये देखिए लॉगर, ये रिक्वेस्ट या फिर रिस्पॉन्स की डिटेल्स को कंसोल के अंदर प्रिंट करता है। लाइक जब भी आप API को कॉल करोगे या फिर API से आपका रिस्पॉन्स आएगा तो ये सारी डिटेल्स को ये आपके कंसोल के अंदर प्रिंट करता है, और ये सिर्फ तभी प्रिंट करेगा जब आपका गेटएक्स का लॉगर इनेबल होगा। देखिए सभी API मेथड्स के अंदर हमने ट्राई कैच ब्लॉक लगाया हुआ है। अगर कोई भी एरर आएगी तो हमारे पास में एक फंक्शन हमने बनाया है हैंडल एरर, जो कि हमसे एक एरर लेता है और उसको रीडेबल फॉर्मेट के अंदर चेंज कर देता है। ये बताता है कि एरर किस टाइप का है, टाइम आउट है, कनेक्शन है या फिर सर्वर एरर है, और इसको एक अंडरस्टैंडेबल एरर के अंदर रिटर्न करता है। और हैंडल स्टेटस कोड सर्वर रिस्पॉन्स के कोड को बेसिक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट के अंदर चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 400 है तो ये अनऑथोराइज देगा, अगर 500 है तो एक इंटरनल सर्वर एरर, इस तरीके के मैसेज इसको कन्वर्ट करके दे देगा। तो जब भी आप आपकी एप्लीकेशन से API को कॉल करोगे तो ये सारे कॉल API प्रोवाइडर्स के अंदर आते हैं, और अगर सही रिस्पॉन्स आ गया तो आपका रिस्पॉन्स आगे एप्लीकेशन के अंदर बढ़ जाएगा। ऐसा समझो दिस इज द बॉटम लेयर ऑफ योर API कॉलिंग। ये आपकी API प्रोवाइडर होगी, उसके ऊपर आपकी आएगी API सर्विसेज, फिर आपकी रेपोजिटरी, देन आपका कंट्रोलर। तो इस तरीके से आपकी जो सबसे बॉटम वाली फाइल होती है वो होती है आपकी API प्रोवाइडर। अच्छा, API सर्विसेज बनाने से पहले जो हमारी API है, जो हमारी यूजर की लिस्ट है, हम उसके लिए एक मॉडल बना लेते हैं। ठीक है, मॉडल क्लास बनाने के लिए आपको एक प्लगइन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो यूज कर रहे हैं तो आप सेम प्रोसेस यूज कर सकते हैं। अगर आप VS कोड यूज कर रहे हो तो आपको सेम प्लगइन का नाम आपके प्लगइन सेक्शन के अंदर जाके सर्च करना है, आपको सेम प्लगइन VS कोड के अंदर भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग्स के अंदर। अब यहाँ पर प्लगइन सेक्शन एंड देन सर्च कीजिए json.dart, और ये पहला वाला प्लगइन इंस्टॉल कर लीजिए। एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है मैं API के रिस्पॉन्स को कॉपी कर लेता हूँ। लाइक सबसे पहले मुझे बेस URL को कॉपी करना है, मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा एंड देन मेरा यहाँ पर एंड स्लैश एंड देन मैं अपना एंड पॉइंट को पेस्ट कर दूंगा। अब देखिए मैंने इसको यूज़ कैसे किया, पहले मैंने लिखा अपना बेस URL के बाद में एक स्लैश और उसके बाद में मेरा एंड पॉइंट, और ऐसे बन गई है मेरी पूरी API का लिंक। देखिए जैसे ही मैंने इसको हिट किया मेरे पास में API का पूरा रिस्पॉन्स आ गया। मैं इसको कॉपी करूँगा एंड देन एंड्रॉइड स्टूडियो में आकर देखिए मॉडल फोल्डर के ऊपर जब आप न्यू पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखने लग जाएगा। आप इसको क्लिक करें, देन रिस्पॉन्स को यहाँ पर पेस्ट करें और मेक श्योर करें आपके पास में इस प्लगइन की सेटिंग्स के सिर्फ 2 ही चेक बॉक्स चेक्ड हो, बाकी सबको आप अनचेक कर सकते हैं एंड देन हिट ओके। अब यहाँ पर आप अपनी फाइल का नाम दीजिए user_model। देखिए यहाँ पर आपकी पूरी मॉडल क्लास क्रिएट हो गई है। अब हम बनाते हैं हमारी API सर्विसेज। तो उसके लिए हम सर्विसेज फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाएंगे API_services.dart। मैं इसका पहले पूरा कोड कर देता हूं देन आपको समझाता हूं।
ये एक हेल्पर क्लास है जो एपीआई प्रोवाइडर के ऊपर की लेयर बनाती है ताकि हमारे कंट्रोलर और रेपोजिटरी के अंदर एपीआई के कॉल्स इजी, सेफ और रीयूजेबल हो जाए। सोचो, एपीआई प्रोवाइडर एक पोस्ट ऑफिस था जो मैनुअली लेटर भेजता था, और एपीआई सर्विसेज एक क्लर्क जो बोलता है टेंशन मत ले, मुझे एंड पॉइंट, डेटा और मॉडल बता, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। देखिए, यहाँ पर हमने एपीआई प्रोवाइडर का एक इंस्टेंस बना लिया है जिससे हमारी सारी एपीआई कॉल होंगी, और ये एक सिंगलटन है जिसको हमने फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनाया था, है ना। देखो, ये है हमारे जेनेरिक एपीआई कॉल मेथड। ये एक कॉमन रैपर मेथड है जिसे तुम अपना कोई सा भी मॉडल दोगे, चाहे वो यूजर का हो, चाहे कस्टमर का हो, चाहे प्रोडक्ट का हो। ये रिस्पॉन्स चेक करेगा, आपके मॉडल के अंदर डेटा को फिल करेगा, सक्सेस और एरर को रैप करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में सक्सेस का रिस्पॉन्स है तो इसको सिंपली फिल कर देगा एपीआई रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस के अंदर, और अगर आपके पास में कुछ एरर आ गया तो ये एरर के अंदर फिल कर देगा। और रिमेंबर, यही एपीआई रिस्पॉन्स मॉडल हमने हमारी एपीआई के कॉमन रिस्पॉन्स को ग्रैब करने के लिए बनाया था, कॉमन रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए बनाया था। तो इससे फायदा क्या हुआ, जब भी हम इसको हमारे कंट्रोलर के अंदर कॉल करेंगे तो हमें बार बार ट्राई कैच लगाने की जरूरत नहीं है। यह मेथड ऑलरेडी ट्राई कैच और फॉर्मेट सब कर रहा है। अगर हम किसी एपीआई को कॉल कर रहे हैं और उस एपीआई के अंदर हमारे पास में एक बड़ी सारी लिस्ट मिलती है, तो उस लिस्ट को हैंडल करने के लिए हमने एक स्पेसिफिकली एक फंक्शन बनाया है, हैंडल लिस्ट एपीआई कॉल। और अगर हमारे पास में एक एपीआई होती जो रिस्पॉन्स में हमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ला कर देती, एक ऑब्जेक्ट एक सिंगल पीस, तो उसके लिए हमने बनाया है हैंडल एपीआई कॉल। ठीक है, दोनों के काम एक जैसे, दोनों रिस्पॉन्स को हैंडल कर रहे हैं ग्रेसफुली, लाइक सक्सेस को या फिर एरर को, दोनों तरीके से हैंडल कर रहे हैं। बट एक लिस्ट को हैंडल करता है, एक ऑब्जेक्ट को हैंडल करता है, दोनों हमने अलग अलग बना दिए। और ये जो फंक्शंस है, हैंडल एपीआई कॉल, हैंडल लिस्ट एपीआई कॉल, ये इनके पैरामीटर्स के अंदर हमसे कुछ वैल्यूज लेते हैं, हमसे कुछ फंक्शंस भी लेते हैं। इनको हम देखेंगे थोड़ी देर में जब इनको हम इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। अभी के लिए मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमारा एक फंक्शन लेता है इसके पैरामीटर के अंदर एक और फंक्शन जिसे हम कहते हैं एपीआई कॉल, और नीचे जेनेरिक टाइप का एक और फंक्शन जो हमारा फॉर्म जेसन है। अब इसके नीचे हमने बनाए हैं कुछ जेनेरिक फंक्शन, एक गेट के लिए हो गया, एक गेट लिस्ट के लिए हो गया। अब आप बहुत देर से सुन रहे होंगे कि यार बार बार जेनेरिक जेनेरिक क्या बोल रहा हूँ मैं, बार बार जेनेरिक, हर चीज के अंदर जेनेरिक। तो देखो, बात ऐसी है, हमने हमारे कोड को अभी तक कहीं से कहीं तक बाउंड नहीं किया है कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप का रिस्पॉन्स ही हैंडल कर सकता है। हमारे फंक्शन हर तरीके के रिस्पॉन्स को हैंडल कर सकते हैं, जिससे कि इसकी रीयूजेबिलिटी फुल टू लेवल पे रहती है। दिस इज वॉट वी कॉल्ड जेनेरिक। अब देखो, हमने यहाँ पर एक जेनेरिक फंक्शन बना रखा है, जेनेरिक गेट। ठीक है, सेम हमने जेनेरिक गेट लिस्ट भी बना रखा है। ठीक है, हमने एक पोस्ट बना रखा है, हमने एक पुट बना रखा है, डिलीट भी बना रखा है। अभी क्या करता है, ये लेता है हमसे कुछ पैरामीटर लेता है, जस्ट लाइक हमसे एक एंड पॉइंट ले लेता है, उसके बाद में हमसे एक जेसन फॉर्मेट ले लेता है जिसके थ्रू ये हमारे डेटा को कन्वर्ट करता है। ठीक है, बाद में हमसे लेता है डेटा। डेटा वो वाला टाइप होता है जिसके अंदर हमारा मेन डेटा आता है, जस्ट लाइक अगर हम एक लिस्ट कॉल कर रहे हैं तो वो लिस्ट हमारी इस डेटा के अंदर आएगी, ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं तो हमारी इस ऑब्जेक्ट के अंदर आएगी। क्वेरी पैरामीटर, ये वो क्वेरी पैरामीटर होते हैं जो चीज़ हम यहाँ से हमारे क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पर भेजते हैं। जस्ट लाइक यूज़र आईडी होगी, हमको किसी स्पेसिफिक यूज़र की डिटेल चाहिए तो हम उसको फिल कैसे करेंगे, हम इस चीज़ के थ्रू फिल करेंगे। लाइक हम वो आईडी को फिल करेंगे क्वेरी पैरामीटर के अंदर, एंड देन वो आईडी जाएगी हमारे सर्वर के ऊपर, एंड देन बाकी के ऑपरेशंस होंगे। ठीक है, और हमारे पास में लास्ट पैरामीटर है कैंसिल टोकन। ये कैंसिल टोकन हमें मिलता है गेटएक्स के थ्रू, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी एपीआई कॉलिंग के मामले में। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जब आपने कोई एपीआई को कॉल किया है, अब आपको उसको कैंसिल करना होगा, तो वो कैसे करोगे? वो आप कर पाओगे इसी टोकन के थ्रू। ठीक है, सपोज आपने एक एप्लीकेशन के ऊपर एक लिस्ट जनरेट करवाई। ठीक है, वहाँ पर आपकी एपीआई कॉल हो रही है। अब सपोज यूज़र उस स्क्रीन पर तो गया, आपकी एपीआई कॉल भी होगी, अब इतने में उसने बैक कर लिया। ठीक है, अब क्या होएगा, अगर ये चीज़ नहीं होगी तो आपकी एपीआई पूरी कॉल होकर रहेगी, इससे आपके एप्लीकेशन के रिसोर्सेज यूज़ हो गए, आपकी मेमोरी भी यूटिलाइज होगी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए जैसे ही यूज़र बैक करे या फिर मैन्युअली करना चाहे तो वो एपीआई को कैंसिल कर सकता है विद द हेल्प ऑफ कैंसिल टोकन। यहाँ पर हमने अलग अलग तरीके के पैरामीटर्स तो ले लिए, अब चाहे वो गेट हो, पोस्ट हो, पुट हो, हमने सबके अंदर ये पैरामीटर्स ले रखे हैं। अब इस फंक्शन के अंदर हो क्या रहा है, अभी हमने फंक्शन बनाए थे हैंडल एपीआई कॉल और हैंडल लिस्ट एपीआई कॉल। देखो, हमने ये वही फंक्शन इसी के अंदर कॉल कर रखे हैं। एंड रिमेंबर, हमने हैंडल एपीआई कॉल और हैंडल लिस्ट एपीआई कॉल के अंदर पहला पैरामीटर लिया था एक फंक्शन। तो देखिए, यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करते हुए हम इसको यहाँ पर पहला आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं एक फंक्शन, और फंक्शन को कॉल कैसे कर रहे हैं हम? एपीआई प्रोवाइडर के इंस्टेंस के थ्रू। देखिए, जहां पर हमारी पोस्ट एपीआई है वहां पर हमने पोस्ट एपीआई को कॉल किया हुआ है, जहां पर हमारी गेट है हमने गेट एपीआई को कॉल किया हुआ है, और सारे नेसेसरी पैरामीटर्स भी हमने इसको यहाँ पर दे रखे हैं। हो सकता है कि आप यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ कि यार हमने पोस्ट फंक्शन इस फाइल के अंदर भी कॉल करा एंड देन पिछली फाइल के अंदर भी कॉल करा था, ये एक्चुअली फाइल एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हो रही है?
ये सारे डाउट्स होना नेचुरल है। आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, एक दो बार एपीआई कॉल करोगे, खुद से पूरा कोड को कॉपी करोगे, कॉपी इन द सेंस आप एक एक टाइप करोगे, ठीक है, तो आपके सारे डाउट इजीली क्लियर हो जाएंगे, आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि यार आपका कोड वर्क कैसे कर रहा है। सो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं कि हमारी एपीआई सर्विस एक्चुअली करती क्या है, तो ये एक हेल्पर क्लास है जो हमारी सारी एपीआई के कॉल्स को सेफ और स्मार्ट बनाती है। एरर हैंडल करना, जेसन को कन्वर्ट करना, रिस्पॉन्स को रैप करना, सब कुछ ये हैंडल कर लेता है। सो गाइस, हमने एपीआई सर्विस तो बना ली है जिसके अंदर हमने गेट, पुट, पोस्ट ये सारे मेथड्स को भी डिफाइन कर दिया है। तो क्या हम ये सारे मेथड्स को हमारे कंट्रोलर के थ्रू डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं? नहीं, और ये समझना एक प्रोफेशनल आर्किटेक्चर का एक फाउंडेशन है। चलो मैं बताता हूँ। व्यू और कंट्रोलर का काम होता है यूआई और लॉजिक को मैनेज करना, डेटा फैच करना उनका काम नहीं होता। चलो सोचो, अगर तुमने कंट्रोलर में डायरेक्ट एपीआई कॉल भी कर दी और कल को अगर यूआरएल बदल गया या एरर हैंडल करना पड़ा तो तुम्हें हर कंट्रोलर के अंदर चेंज करना होगा, विच इज अ नाइटमेयर। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें एक यूजर की लिस्ट 5 अलग अलग स्क्रीन पर कॉल करनी है, तो तुम उसके 5 अलग अलग कंट्रोलर के अंदर अलग अलग कोड करोगे, अलग अलग एरर हैंडल करोगे, या फिर एक ही जगह एरर्स को हैंडल करके उस कोड को सारे कंट्रोलर के अंदर कॉल कर दोगे, राइट? तो हम एपीआई सर्विसेज और कंट्रोलर के बीच में एक और फाइल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं रेपोजिटरी। तो चलो रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक और फोल्डर बनाते हैं डेटा फोल्डर के अंदर रेपोजिटरी, और अब इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं यूजर रेपोजिटरी डॉट डार्ट। अब देखिए, हमने एपीआई सर्विस के इंस्टेंस को इनिशियलाइज कर दिया और कैंसिल टोकन के वेरिएबल को भी डिफाइन कर दिया, और इसके नीचे हमने एक फंक्शन बनाया है गेट लिस्ट। अब आप इसका रिटर्न टाइप देखिए, फ्यूचर ऑफ एपीआई रिस्पॉन्स विद लिस्ट ऑफ यूजर मॉडल। समझे, ये हमें एक कॉमन रिस्पॉन्स तो प्रोवाइड कर रहा है एपीआई रिस्पॉन्स के थ्रू, और साथ ही ये हमें एक लिस्ट ऑफ यूजर मॉडल भी प्रोवाइड कर रहा है। अब एक बार इसकी इंप्लीमेंटेशन देखिए, देखिए यहाँ पर हमने हमारे कैंसिल टोकन को इनिशियलाइज करा, ठीक है, हमने एक वेरिएबल बनाया क्वेरी पैरामीटर, और हमने एपीआई सर्विस के इंस्टेंस को कॉल करके हमारे गेट लिस्ट फंक्शन को कॉल करा, जिसको हमने उसका एक टाइप दे दिया कि भाई हमारी एक लिस्ट आने वाली है जिसका लिस्ट का टाइप होगा यूजर मॉडल, और साथ ही हमने इसको कॉल करते हुए इसके कुछ पैरामीटर्स के अंदर भी हमने कुछ वैल्यूज दे दी है कि लाइक हमारा एंड पॉइंट दे दिया, हमने हमारा जेसन पार्सर दे दिया जिसके थ्रू हमारा डेटा कन्वर्ट होता है, हमने क्वेरी पैरामीटर्स भी ऐड कर दिए, अगर ये है तो ऐड हो जाए, अगर नहीं है तो इसके अंदर सिंपली नल चले जाए, और साथ में हमारा कैंसिल टोकन। और सेम चीज हमने यहाँ पर गेट यूजर बाय आईडी से की हुई है, हमने यहाँ पर क्रिएट यूजर भी किया हुआ है, अपडेट यूजर भी किया हुआ है, ठीक है। आप इसका देखिए रिटर्न टाइप आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि पहले हम मंगा रहे थे एक लिस्ट, ठीक है, एपीआई रिस्पॉन्स ऑफ लिस्ट, बट अब मंगा रहे हैं हम एपीआई रिस्पॉन्स ऑफ यूजर मॉडल, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं, अब हम डील कर रहे हैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से, ना कि एक पूरी लिस्ट से। पहले हम बात कर रहे थे पूरी लिस्ट के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के बारे में। आप इस कोड को अच्छे से देखना और सीखना, देखो आपको अलग अलग चीजें पता लगेगी कि यार हमने यहाँ पर पैरामीटर्स को कैसे पास किया हुआ है, हम पैरामीटर्स के अंदर फंक्शंस को कैसे पास कर सकते हैं, और हम हमारे मॉडल के थ्रू डेटा को कैसे गेट कर सकते हैं। और लास्ट में हमने एक फंक्शन भी बनाया है कैंसिल रिक्वेस्ट, अगर आपको मैनुअली रिक्वेस्ट कैंसिल करनी है तो आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हो। तो ये यूजर रेपोजिटरी हमारे यूजर से रिलेटेड सारे डेटा ऑपरेशंस का सेंटर है। ये एपीआई सर्विसेज को यूज करके गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट सारे ऑपरेशंस को हैंडल करता है क्लीन, टेस्टेबल और मेंटेनेबल वे में। सो गाइस, यहाँ तक हमारा कोर लेवल फाइल्स या फिर हमारी कांस्टेंट फाइल्स और हमारी एपीआई इंटीग्रेशन की फाइल्स का सेटअप यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब बारी है इन एपीआईस को कॉल करने की। अब चलते हैं हमारी होम स्क्रीन पर।
तो ये है हमारी होम बाइंडिंग, जिसको हमने हमारी पिछली वीडियो के अंदर बनाया था। हम इसको एज इट इज़ रखेंगे, इसके अंदर हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं हमारे कंट्रोलर पर। सबसे पहले इस फंक्शन को हटाते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं यूज़र रिपोजिटरी का, और इस वेरिएबल को हम प्राइवेट रखेंगे, इसलिए हम इसके नाम को अंडरस्कोर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि हमारे कंट्रोलर के अंदर हमारी स्क्रीन का पूरा बिजनेस लॉजिक आता है, लाइक इसके रिएक्टिव वेरिएबल जैसे कि लिस्ट ऑफ यूज़र, लोडिंग इंडिकेटर। तो अब मैं वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और पूरे कंट्रोलर का कोड कर देता हूँ, एंड देन उसके बाद में मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं। तो देखिए हमने इसके अंदर वेरिएबल बनाए हैं डॉट ओबीएस यूज करके। इट्स मीन ये हमारे ऑब्जर्वेबल वेरिएबल है, ये हमारे रिएक्टिव वेरिएबल है। और अब इसका टाइप देखिए, आर एक्स बूल, आर एक्स स्ट्रिंग, ये हमारी आर एक्स क्लास के वेरिएबल्स है। ये हमारी नॉर्मल स्ट्रिंग नहीं है, ये हमारी रिएक्टिव स्ट्रिंग है जो ऑटोमेटिकली अपडेट होती है जैसे इसकी वैल्यू के अंदर कुछ चेंज होता है। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया है यूजर्स नाम से, जो कि हमारे लिए एक लिस्ट ऑफ यूजर्स होगी। एक वेरिएबल बनाया है इज लोडिंग, जिसको इनिशियल वैल्यू मैंने दी है फॉल्स, और जब भी ये ट्रू होगा इट्स मीन मेरे स्क्रीन पर कुछ ना कुछ लोड हो रहा है, तब तक मुझे इसके ऊपर एक लोडर दिखाना है। और मैंने यहाँ पर एक और बूल वैल्यू ली है हैज़ एरर। अगर एपीआई कॉलिंग के अंदर कहीं पर एरर आ गई तो हमारा हैज़ एरर ट्रू हो जाएगा, जिसके बेसिस पर मैं यूजर को एरर विजिट शो कर सकूंगा। और जब हमारा होम कंट्रोलर क्रिएट होएगा तब हमारा एक मेथड चलेगा ऑन इनिट, जो हमारे लिए एपीआई को कॉल करने का काम करेगा। और ये एक असिंग फंक्शन है जो हमें कुछ रिटर्न तो नहीं करता, बस हमारे लिए काम करता है। और यहाँ पर आप देखिए रिस्पॉन्स के आगे हमने लिख रखा है अवेट यूजर रिपोजिटरी डॉट गेट यूजर लिस्ट। तो अवेट यहाँ पर हमारे प्रोग्राम को कहता है कि भाई जब तक ये एपीआई कॉल नहीं हो जाती तब तक रुको, उसके बाद में तुम आगे के स्टेप्स एग्जीक्यूट करना। और अगर हमारी एपीआई सक्सेसफुली रन हो जाती है तो यहाँ पर हम एक फंक्शन यूज कर रहे हैं असाइन ऑल, जो कि हमारी पुरानी लिस्ट को क्लियर करके नई लिस्ट को फिल करने का काम करता है। और अगर एपीआई फेल हुई तो यहाँ पर हम सिंपली एरर फ्लैग को सेट कर रहे हैं और उसके बाद में हम एक स्नेक बार दिखा रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं एज एरर डॉट वैल्यू इक्वल ट्रू। इस तरीके से हम हमारे रिएक्टिव वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। और अगर कुछ एक्सेप्शन आ गया हमारी एपीआई के एग्जीक्यूशन के अंदर तो यहाँ पर हमने उसको ट्राई कैच के अंदर भी हैंडल कर रखा है, जो कि एरर को कैच करेगा और उसके बाद में एक स्नेक बार दिखा देगा। और हमने लास्ट में फाइनली ब्लॉक के अंदर लोडर को भी बंद कर दिया। और हमने एक फंक्शन बनाया है रिफ्रेश यूजर, जो हमारे फैच यूजर को कॉल करता है। और इस फंक्शन को हम तब काम में लेंगे जब हमारी लिस्ट के अंदर हम पुल टू रिफ्रेश वाली फंक्शनलिटी लगाएंगे। हमने फंक्शन बनाया है गेट यूजर बाय आईडी। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम एक आईडी ले रहे हैं और ये आईडी किसकी रहेगी, हमारे यूजर की आईडी। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में 3 यूजर है जिसकी आईडी है 1 2 3। तो अगर हमें सेकंड यूजर की डिटेल चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली सेकंड यूजर की आईडी को पिक करेंगे एंड देन इस एपीआई को कॉल कर देंगे, हमारे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देंगे। इसके अंदर हम हमारी यूजर की आईडी देंगे एंड देन आईडी को देने के बाद में हम एक लोडर को सेट कर रहे हैं और यूजर रिपोजिटरी के थ्रू हम हमारी एपीआई को कॉल कर रहे हैं विच इज गेट यूजर बाय आईडी। और उसके बाद में हमने पूरा सेम प्रोसेस कर रखा है कि लाइक हमने एपीआई के रिस्पॉन्स को हैंडल किया हुआ है, अगर सक्सेस हो जाता है, फेल हो जाता है, अगर एक्सेप्शन आ जाती है, एंड देन लास्ट में हमने लोडर को वापस से बंद कर दिया है। आप एक और चीज नोट करिए, यहाँ पर हमने इसका रिटर्न टाइप अलग दे रखा है। देखिए यहाँ पर हमने दिया हुआ है फ्यूचर ऑफ यूजर मॉडल और हमारी फैच यूजर एपीआई के अंदर हमने दिया हुआ है फ्यूचर ऑफ वॉइड, विच मीन फ्यूचर ऑफ वॉइड या फिर हमारा फैच यूजर्स हमें कुछ रिटर्न नहीं करता, बस ये हमारी एपीआई को कॉल करके जो रिस्पॉन्स आता है उस रिस्पॉन्स को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता है। ठीक है, और वेरिएबल हमने बनाया है रिएक्टिव, और जैसे ही रिएक्टिव वेरिएबल की वैल्यू के अंदर कुछ चेंज हुआ तो वो पूरा स्क्रीन को अपडेट कर देता है, लाइक उसका बिल्ड मेथड दोबारा रन हो जाता है। और वहीं गेट यूजर बाय आईडी फंक्शन के अंदर हम हमारी एपीआई को तो कॉल कर रहे हैं, बट
इसके थ्रू हम हमारे रिस्पॉन्स को ले रहे हैं, ना कि किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा कर स्क्रीन के ऊपर शो कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको ग्रैब कर रहे हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि यार इसको बाद में हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं या फिर नहीं करते हैं। अब देखिए हमने सेम तरीके से एक और फंक्शन बनाया है, डिलीट यूजर। सेम ये यहाँ पर लोडर को सेट करता है, हमारी एपीआई को कॉल करता है। एपीआई को कॉल करने के बाद में जो रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स को चेक करते हैं कि भाई अगर सक्सेस हुआ तो जो हमारी एग्जिस्टिंग लिस्ट है, हमारी यूजर्स वेरिएबल के अंदर जो हमारी लिस्ट रखी हुई है, उसमें से एक पर्टिकुलर यूजर को रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से हमारी लिस्ट के अंदर थोड़ा चेंज होता है, और चेंज होने की वजह से हमारा रिएक्टिव वेरिएबल हमारी यूआई को अपडेट कर देता है। अच्छा, मैं इस वीडियो के अंदर दो फंक्शन को यूज करके आपको बताऊंगा। पहला है फैच यूजर्स और सेकंड है हमारा डिलीट यूजर। ठीक है, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं या फिर आपको एक प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं कि आपको गेट यूजर बाय आईडी फंक्शन को कॉल करके यूजर की डिटेल नेक्स्ट स्क्रीन पर शो करवानी है। तो चलो, हमारा होम कंट्रोलर भी हो गया है सेट। अब हमें इसकी व्यू फाइल के ऊपर काम करना है। तो चलिए अब ओपन करते हैं home_व्यू। चलिए अब एक अच्छी सी ब्यूटीफुल यूआई बनाते हैं, जिसके अंदर हम अपने मन चाहे बैकग्राउंड कलर देंगे, एक बॉटम शीट भी ओपन करवाएंगे जिसमें यूजर की डिटेल्स भी दिखती होगी, और एक डिलीट बटन भी जो हमारी डिलीट की एपीआई को कॉल करता होगा। देखिए हमने हमारे होम कंट्रोलर को गेट व्यू के थ्रू इंजेक्ट कर लिया है हमारे होम व्यू के अंदर। हमने एक ऐप बार ले ली है जिसके अंदर हमने टाइटल भी दे दिया और उसका एक बैकग्राउंड कलर भी दे दिया, और iOS स्टाइल सेंटर टाइटल हमारी ऐप बार के अंदर। और देखिए हमने बॉडी के अंदर OBX विजेट लिया है, और OBX विजेट हमारा क्या करता है, हमारे जो ऑब्जर्वेबल वेरिएबल्स होते हैं उनके चेंजेस को ट्रैक करता है, और ट्रैक करके हमारी यूआई के ऊपर अपडेट करता है। तो देखिए हमने हमारे कंट्रोलर के थ्रू इस लोडिंग वेरिएबल को ग्रैब किया और उसकी वैल्यू को चेक कराया कि अगर ये ट्रू है तो हमें स्क्रीन के सेंटर में एक सर्कुलर प्रोग्रेस बार दिखानी है। सेम हमने हैज एरर वेरिएबल के साथ में किया है। और ये दोनों चेक करने के बाद में हमारा कंपाइलर नीचे आएगा और चेक करेगा कि यार यूजर्स वेरिएबल के अंदर वैल्यू है या फिर ये एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो ये सिंपली एक टेक्स्ट दिखा देगा, नो यूजर्स फाउंड।
और अगर वैल्यू होगी तो देखिए हमने यहाँ पर एक लिस्ट को डिफाइन कर रखा है, एक लिस्ट व्यू बना रखा है हमने, और उसके बिल्डर के थ्रू हम हमारे लिस्ट के आइटम्स को शो करवा रहे हैं। हमने उसको एक काउंट भी दे दिया है कि हमारी लिस्ट के अंदर कितने काउंट होंगे। और आइटम बिल्डर के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया है यूजर, ठीक है। इसके अंदर हमने सिंगल सिंगल यूजर्स लिए और सिंगल सिंगल यूजर्स को हमने एक कार्ड बनाया, ठीक है। और हम हमारी लिस्ट में से एक एक इंडेक्स को निकाल कर, इट्स मीन हमारे एक एक यूजर को निकाल कर इस यूजर के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, और ये यूजर को दे दे रहे हैं हम हमारे यूजर कार्ड को। और देखिए यूजर कार्ड हमने एक कस्टम विजिट बनाया है हमारे एक विजिट फोल्डर के अंदर, और ये विजिट हमसे 3 पैरामीटर लेता है। पहला है हमारा यूजर का मॉडल, जिसके अंदर हमारी यूजर की पूरी डिटेल्स आ जाएगी। सेकंड है हमारा ऑन टैप, कि यूजर के ऊपर टैप करने से क्या होगा। और थर्ड हमारा ऑन डिलीट, ठीक है। तो ऑन टैप और ऑन डिलीट हमें डिफाइन करने होंगे, तब जाके उनको एग्जीक्यूट कर पाएगा। और देखिए बिल्ड मेथड के अंदर मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, मैंने सिंपल सा एक कार्ड बना दिया जिसमें मैंने यूजर का नेम और एक डिलीट आइकन दिखा दिया। आप देखिए हमने यहाँ पर यूजर का नेम ग्रैब किया है यूजर डॉट नेम के थ्रू। ये वही यूजर है जो हम हमारे पैरामीटर या फिर हमारे आर्ग्यूमेंट के अंदर पास कर रहे हैं। और देखिए हमारा डिलीट का आइकन, और इसके ऊपर हमने ऑन प्रेस के अंदर हमारा ऑन डिलीट फंक्शन दे दिया है, ठीक है। और हमारी जो पूरी टाइल है, हमारा जो पूरा कार्ड है, इस कार्ड के हमने ऑन टैप पर ऑन टैप फंक्शन दे दिया है। और ऐसे ही हमने यूजर डिटेल्स की शीट भी बना दी है जो हमसे यूजर मॉडल पैरामीटर में लेता है। और इसके अंदर मैंने सिंपली बस एक एवटार शो किया है और एक क्लोज बटन, नथिंग मोर देन दैट। देखिए हमारा शो यूजर डिटेल फंक्शन, जो कि हमारे लिए एक यूजर डिटेल की शीट को कॉल करता है, जो हमारी बॉटम शीट है। और हम डिलीट के ऊपर यूजर को एक डायलॉग शो कर रहे हैं, जिसके अंदर हम यूजर से पूछ रहे हैं कि आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस यूजर। और उसके डिलीट पर क्लिक करने पर हम सबसे पहले हमारे डायलॉग को बंद कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम हमारे कंट्रोलर के थ्रू डिलीट यूजर एपीआई को कॉल कर रहे हैं। और देखिए हम यहाँ पर यूजर की आईडी को भी भेज रहे हैं इंट टाइप में कन्वर्ट करके। तो यहाँ पर हमारा होम व्यू भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं एक बार को मेरा इम्यूलेटर ऑन कर लेता हूँ। और आपको एक परमिशन भी ऐड करनी होगी आपकी एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल में। गिव मी अ सेकंड, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए आपको भी ये परमिशन ऐड करनी है आपकी एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। अगर आपकी एप्लीकेशन इंटरनेट यूज करना चाहती है तो आपको ये परमिशन ऐड करनी ही पड़ेगी, ठीक है। सेम आपको iOS फोल्डर के अंदर भी करना होगा अगर आप आपकी एप्लीकेशन को सिम्युलेटर के ऊपर लॉन्च करते हो तो चलिए अब हम रन करते हैं हमारी एप्लीकेशन को। हमारी ऐप इंस्टॉल हो गई है और बस लॉन्च हो रही है। ओ हमारे पास में कुछ एरर आ गई है जो कि हमारे स्टोरेज सर्विस से रिलेटेड है। देखिए स्टोरेज सर्विस नॉट फाउंड एंड यू नीड टू कॉल गेट डॉट पुट और स्टोरेज सर्विस। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें मैंडो डार्ट के अंदर इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको बोला था हमारी एप्लीकेशन रन होते ही हमारे स्टोरेज को इनिशियलाइज कर देगी। तो चलिए इसका सेटअप करते हैं। हम ओपन करेंगे मैंडो डार्ट फाइल। तो चलिए हम इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए हमने मेन फंक्शन के अंदर गेट स्टोरेज को इनिशियलाइज कर दिया और एक फंक्शन बनाया इनिट सर्विसेज, जिसके अंदर हमने हमारे स्टोरेज सर्विस को इनिशियलाइज करके इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। और एक क्लास बनाई माई ऐप नाम से, जो कि मेरा एक स्टेटलेस विजिट है। और इसके अंदर हमने सेम लॉजिक को लिख दिया जो हमने पिछली वीडियो के अंदर बनाया था। हमने यूज़ किया है यहाँ पर गेट मटेरियल ऐप, और उसके अंदर हमने हमारी एप्लीकेशन का पहला राउट दे दिया। और गेट पेजेस के अंदर हमने हमारे बाकी के राउट्स भी दे दिए। तो अब इसको एक बार फिर से रन करते हैं, देखते क्या होता है। देखिए हमारी एप्लीकेशन अच्छे से वर्क कर रही है। इसके अंदर हमारी एपीआई भी कॉल हो रही है, और देखिए हमारा लोडर भी दिखा था आपको सबसे पहले। और देखिए अगर हम इसको डिलीट करते हैं तो देखिए हमारा डिलीट भी कितना अच्छे से हो रहा है। और आप इसका एनिमेशन भी देखिए आप कितना स्मूथली आ रहा है और स्मूथली जा रहा है। इसके टर्मिनल को देखिए, हमारे पास में कितनी सारी डिटेल्स इसके साथ में प्रिंट हो जाती है। जैसे ही हमारी एपीआई कॉल होती है हमारे पास में ये सारी डिटेल्स प्रिंट हो जाती है। देखिए ये हमारी पूरी वही लिस्ट है जो हमारे फ़ोन के ऊपर शो हो रही है। इसको आप बाहर टैप करके भी क्लोज कर सकते हो और हमारे क्लोज बटन से भी इसको क्लोज कर सकते हो। मैं एक बार टर्मिनल क्लीन करता हूँ और दोबारा डिलीट की एपीआई कॉल करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। देखिए ये हमारा रिस्पॉन्स है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको रिक्वेस्ट भी दिखेगी। देखिए यहाँ पर से हमने हमारी एपीआई को रिक्वेस्ट करी है और उसके बाद में हमारे पास में एक रिस्पॉन्स आया है जो कि हमारा है गेट टाइप का, और उसका स्टेटस कोड 200 है, विच इज़ एकदम फाइन। आप इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको बाकी की डिटेल्स भी शो हो जाएगी। देखिए बॉडी के अंदर आपके पास में क्या आया है, ये पूरा डेटा आपको शो हो जाएगा।
मैं इसको दोबारा क्लियर करता हूँ और मैं उसको रन करता हूँ। देखिए देखिए हमारी यहाँ पर एपीआई कॉल हुई। देखिए यहाँ पर हमारे पास में रिक्वेस्ट और हमारी एपीआई का टाइप है गेट और हमारा यूआरएल है ये रहा। इसमें हमारा बेस यूआरएल भी अटैच है। देखिए लास्ट में यूज़र्स। अब देखिए हमारे पास में यहाँ पर रिस्पॉन्स आया गेट 200 टाइप का, ठीक है, स्टेटस कोड है इसका 200 और हमारे पास में ये पूरी लिस्ट आ गई है। देखिए हमारे पास में बॉडी के अंदर ये पूरी लिस्ट आ गई है। ये पूरी की पूरी वही लिस्ट है जो हमारी यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। और ये आपको भी थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कि यार इतनी सारी फाइल्स कौन बनाता है, हम डायरेक्टली सारी चीज़ों को कर देंगे, सब कुछ इधर उधर करके हम हमारी एपीआई को कॉल कर देंगे। इसको समझना बहुत सिंपल है। देखिए हमारे पास में ये सर्वर, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में डेटा रखा हुआ है, ठीक है। अब हमें इसके ऊपर एपीआई कॉल करनी है तो हमने सबसे पहले एक लेयर लगाई। ये हमारी लेयर है एपीआई प्रोवाइडर की लेयर, जिसके अंदर हमारे सारे रूल्स और फिल्टर्स डिफाइन होते हैं कि इसके साथ में कौन सा इंटरसेप्टर अटैच होना है, हमारे पास में इंटरनेट की कनेक्टिविटी है भी या नहीं, ऐसे कुछ बेसिक टास्क, और इसके साथ में हेडर ऐड करना। ये सारे काम हमारे एपीआई प्रोवाइडर के अंदर होते हैं, हमारी बेस लेयर के अंदर। फिर आती है हमारी एपीआई सर्विसेज, हमारी प्रोसेसर, जिसके अंदर हम हमारी एपीआई कॉलिंग के फंक्शंस को डिफाइन करते हैं विद ट्राई कैच। और फिर हमारी रेपोजिटरी, जो हमारी डेटा की मैनेजर होती है। और फिर आता है हमारा कंट्रोलर, जिसके अंदर हम हमारी रेपोजिटरी के सारे फंक्शंस को कॉल करते हैं और कंट्रोलर से हमारी यूआई अपडेट होती है। देखिए दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे पहले व्यू बोलता है कि भाई मुझे एक यूजर की लिस्ट चाहिए। फिर कंट्रोलर बोलता है कि अरे हाँ मैं रेपोजिटरी को बोलता हूँ। फिर रेपोजिटरी बोलता है कि एपीआई सर्विस भाई जरा यूजर का डेटा तो लाना। फिर एपीआई सर्विस एपीआई प्रोवाइडर को बोलता है कि भाई सर्वर के साथ में कनेक्शन बना। फिर एपीआई प्रोवाइडर बोलता है कि डीओ भाई जरा एक गेट रिक्वेस्ट मार। फिर वो रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है और सर्वर वापस से रिस्पॉन्स देता है। और फिर एपीआई प्रोवाइडर बोलता है कि डेटा आ गया, मैं एपीआई सर्विसेज को दे देता हूँ। और फिर एपीआई सर्विस बोलता है कि मैं इस जेसन डेटा को मॉडल के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। फिर रेपोजिटरी बोलता है कि कंट्रोलर भाई ये रहा आपका क्लीन डेटा। और फिर कंट्रोलर बोलता है कि लाओ मैं इससे व्यू को अपडेट कर देता हूँ। फिर हमारा व्यू एक ब्यूटीफुल लिस्ट दिखाता है। तो ये था हमारा एपीआई इंटीग्रेशन एक इंडस्ट्री लेवल आर्किटेक्चर पर, जो कि छोटी से लेकर बड़ी कंपनीज या फिर छोटे से लेकर बड़ा प्रोजेक्ट सब में इस्तेमाल होता है। इसको आप अच्छे से समझिए और 2-3 अलग अलग तरीके की एपीआईज को कॉल करके देखिए। आपको ये भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, बट 1-2 बार आप इसकी एपीआईज को कॉल करोगे ना, आपको बहुत सिंपल लगने लगेगा ये कि यार सच में भी बहुत बढ़िया आर्किटेक्चर है, बहुत सिंपल आर्किटेक्चर है। और जैसा कि मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया है कि आपको आपके यूजर की डिटेल्स को अगली स्क्रीन के ऊपर शो करना है। हमने इस वीडियो के अंदर गेट, पुल, पोस्ट सारी एपीआईज का स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें से हमने गेट और डिलीट यूज करी है। और गेट के 2 फंक्शन बनाए, एक लिस्ट को कॉल करता है, एक ऑब्जेक्ट को कॉल करता है। और साथ ही हमने इस वीडियो के अंदर 2 एपीआईज को कॉल किया है, एक गेट यूजर लिस्ट और एक डिलीट यूजर। और बाकी की एपीआई आपको कॉल करनी है। और अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है इन एपीआईज को कॉल करने में, तो आप सिंपली मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करके थीम को भी इंप्लीमेंट करेंगे। और दूसरी चीज सरप्राइज है, जो कि आपके बहुत काम में आने वाली है। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोनों को देखेंगे और इसी तरीके से इंडस्ट्री लेवल का आर्किटेक्चर को भी फॉलो करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर अच्छे से समझ आई हो तो इसको प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले फॉर मोर फ्लटर वीडियोस ऑन गेटएक्स, ब्लॉक या फिर इंडस्ट्री लेवल टिप्स को फॉलो करने के लिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कोड करो और सीखते रहो।